Good morning, Plus One Commerce. So today we will be doing part 2 of chapter number 10, that is international business. And today the chapter will be completed. So the topic that we are going to study now is the difference between international business and domestic business. So international business, I have already told you that it's import and export, right? जो हम अपनी कंट्री से बाहर करते हैं कोई भी बिज़नेस तो वो इंटरनेशनल बिज़नेस होता है, और अगर हम अपनी कंट्री के बीच में रह के कोई ट्रेड करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं विद इन इंडिया, तो वो डोमेस्टिक बिज़नेस है। ठीक है। अब डिफरेंस क्या है? नेशनैलिटी। अब अगर मैं विद इन इंडिया कोई भी बिज़नेस करती हूँ, जैसे मैं आपके साथ ट्रेड कर रही हूँ, ठीक है, आप बायर हो, मैं सेलर हूँ, तो हम दोनों की जो नेशनैलिटी है वो इंडियन है, हम दोनों सेम हैं। लेकिन अगर मैं किसी आउट ऑफ इंडिया ट्रेड करती हूँ तो उनकी नेशनैलिटी डिफरेंट होगी। कोई अमेरिकन होगा, कोई ऑस्ट्रेलियन होगा, कोई चाइनीज़ होगा, तो कोई कोरियन होगा। ठीक है, तो ये क्यों है? क्योंकि मैं इंटरनेशनल ट्रेड कर रही हूँ। ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल। सेकेंड पॉइंट इज़ नेशनैलिटीज़ ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और उसको हम ओनर्स भी बोलते हैं। लेकिन स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है? स्टेक होल्डर्स का मतलब वो सब लोग जो कि कंपनी के डिसीजन से अफेक्ट होते हैं। अब कौन कौन से लोग अफेक्ट हो सकते हैं? सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, यहाँ तक कि शेयर होल्डर्स भी स्टेक होल्डर्स का पार्ट है। ठीक है, तो अगर कंपनी कोई भी डिसीजन लेती है तो इन लोगों को फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग सब कंपनी से रिलेटेड है, इनकी किसी ना किसी तरह से ट्रेडिंग चलती है, तो कंपनी के डिसीजन इन पे अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जो डोमेस्टिक बिज़नेस और इंटरनेशनल बिज़नेस की हम बात करें, तो अगर मैं डोमेस्टिक बिज़नेस कर रही हूँ विद इन इंडिया, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे, मतलब सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, वो सारे क्या होंगे? इंडियन होंगे। तो हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज, सबकी लैंग्वेज हिंदी है, हमारी जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो हमें पता है, हमारा बिहेवियर पैटर्न समझना ईजी होता है क्योंकि हम लोग सब सेम हैं। ठीक है, इतना भी कुछ डिफरेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल बिज़नेस कर रही हूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि उन लोगों की जो वैल्यूज़ हैं, सोशल वैल्यूज़, जो उनका सोचने का तरीका है, जो उनका एटीट्यूड है काम की तरफ या नॉर्मल लाइफ की तरफ, या उनकी जो लैंग्वेज भी है, वो सब का सब क्या है? डिफरेंट है। तो वो स्टेक होल्डर्स, अगर मैं उनके साथ डील कर रही हूँ, सपोज़ करो अमेरिका के साथ मैं डील कर रही हूँ, तो वो अमेरिकन स्टेक होल्डर्स हो गए सारे, तो उनका और मेरा सोचना, थिंकिंग पैटर्न, वैल्यूज़, वो सब क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो कंपैरेटिवली ये हो जाता है कि इंटरनेशनल बिज़नेस करना थोड़ा टफ़ हो जाता है एंड डोमेस्टिक बिज़नेस थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, क्योंकि मुझे अपने लोगों को समझना आसान होता है, क्योंकि हम लोग सेम लैंग्वेज, सेम वैल्यूज, सेम बिहेवियर पैटर्न कहीं ना कहीं शेयर करते हैं। थर्ड इज़ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी मीन्स मोबाइल, की एक जगह से हम दूसरी जगह पे जब हम चल के जा सकते हैं, दैट इज़ नोन एज मोबिलिटी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? कि जो चीज़ें हमें प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल मतलब पैसा, एंड एंटरप्रेन्योर की जो पर्सन बिजनेस को चला रहा है। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये ज़्यादा मोबाइल हैं हमारी कंट्री में एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस। इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे लेबर है, अब आपको क्या लगता है मैं अपनी लेबर को फॉरेन में लेके जा सकती हूँ? और अगर लेके जा भी सकती हूँ सपोज, तो उसके लिए मुझे लगता है कम से कम मुझे बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, परमिशंस लेनी पड़ेंगी, पासपोर्ट, वीज़ास, बहुत फॉर्मेलिटीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी, जो कि बहुत एक कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे इंडिया में बिज़नेस करना है, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो मोबाइल होते हैं। अब मुझे लेबर चाहिए, ठीक है, मैं बिहार से मंगवा लूँगी, कोई एक ट्रेन में आ जाएंगे, सुबह बैठेंगे, शाम को पहुँच जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई परमिशन की इतनी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं फ़ॉरेन के साथ काम कर रही हूँ, फ़ॉरेन में काम कर रही हूँ, इंटरनेशनल बिज़नेस कर रही हूँ, तो वहाँ पे ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फोर्थ इज़ कस्टमर हेट्रोजेनिटी अक्रॉस मार्केट्स। अब देखो, हम सब, मैंने आपको पहले बताया, हम सब लोग सेम है, ठीक है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज सेम हो जाती है, हमारा कल्चर सेम है, हमारा सोशल वैल्यू सेम है, हमारा बैकग्राउंड कहीं ना कहीं फिर भी सेम होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर पीपल। जो इंटरनेशनल बिजनेस अगर मैं कर रही हूँ तो उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जैसे जो इंडियन लोग हैं वो हमारी कंट्रीज़ में जो कार आती हैं, हम राइट हैंड साइड ड्राइव करते हैं, जो स्टीयरिंग होता है वो राइट हैंड साइड होता है। लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका के लोग, उनकी जो कार में स्टीयरिंग होता है वो लेफ़्ट साइड पे फिट होता है, सेम ब्रेक्स। तो ये क्या है? ये उनके कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कल्चरल डिफरेंसेस हैं,
लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं, फैशन डिफरेंसेस हैं, हर चीज़ वहाँ पे जो पैटर्न है कुछ भी काम करने का वो डिफरेंट है। तो अगर मैं डोमेस्टिक बिजनेस कर रही हूँ तो मेरे लिए आसान हो जाता है इन चीज़ों को जानना और उसके हिसाब से काम करना, क्योंकि हम सब लोग क्या हैं, सेम है एक तरह से। लेकिन अगर मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, अमेरिकन लोगों के साथ, तो मुझे उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा। एंड देन उनको उसको समझने के लिए भी पहले मुझे टाइम लगेगा, मुझे अच्छे से उनको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो वेरिएशंस आ जाते हैं, इतने डिफरेंस आ जाते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करना जो कि मेरी कंट्री में फॉलो नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर कार मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस में हूँ फॉर इंस्टेंस, एंड मैं ऑब्वियसली कौन सी साइड पे स्टेयरिंग रखूँगी, राइट, क्योंकि इंडिया में तो कौन सी सेल होती है, राइट हैंड साइड। लेकिन अगर मैं अमेरिकन के साथ डील करना चाहती हूँ, देन आई हैव टू स्टडी देयर बिहेवियर पैटर्न, आई हैव टू स्टडी देयर डिमांड। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वो लेफ्ट हैंड साइड स्टीयरिंग पे रखना पड़ेगा, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर मुझे लगता है कि मैं काम ईजिली कर सकती हूँ तो ठीक है, देन गो फॉर इट, अदरवाइज इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट। नेक्स्ट इज डिफरेंसेस इन बिजनेस सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। अब आपको पता है कि इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस दोनों के दोनों बिजनेस डिफरेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, एच आर मीन्स एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो भी हमारी मार्केट में कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हमारी कंट्री में डिफरेंट होती हैं और दूसरी कंट्री में, इंटरनेशनल बिजनेस में, वो टोटली डिफरेंट होती हैं। वो लोग, उनका जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो मेरी कंट्री से डिफरेंट होता है, उनके जो पॉलिसीज़ होती हैं जो उनकी कंट्री ने बनाई हुई हैं, जो स्कीम्स बनाई हुई हैं काम को करने के लिए, वो भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो इस डिफरेंस के कारण भी मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर मुझे डील करना है तो पहले मुझे उनके उस कल्चर को, उस जो वो स्कीम्स बनाई हैं उनकी कंट्री ने या जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, मुझे उसको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। क्यों स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं काम करती हूँ और बाद में वो मेरे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, तो अल्टीमेटली मैं ही सफ़र करूँगी। तो उससे बेटर है कि मैं इस चीज़ को स्टडी कर लूँ। लेकिन दिस इज़ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, सो यू हैव टू सी दैट वेदर यू कैन डू दिस और नॉट। सेम पॉलिटिकल सिस्टम है। अब आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट अलग है, चाइना की गवर्नमेंट बिल्कुल अलग होगी, साउथ कोरिया की गवर्नमेंट अलग होगी, तो नॉर्थ कोरिया में तो आपको पता है बिल्कुल ही जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट है। तो मतलब सबका पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो मैं कुछ भी अगर डीलिंग कर रही हूँ इंटरनेशनल बिजनेस में, तो ऑब्वियसली मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ना कि उनकी कंपनी के क्या रूल्स हैं, क्या लॉज बनाए हैं। मैं उनके लॉ को तोड़ के कोई काम नहीं कर सकती। किसी भी कंट्री के अगर लॉ को मैं तोड़ूंगी या कुछ ऐसा करूँगी जिसकी वजह से वहाँ पे नुकसान हो रहा है, तो अल्टीमेटली मुझे भी सफ़र करना पड़ेगा। तो आई कैन नॉट डू दैट। तो मैं अगर डील कर रही हूँ किसी के साथ भी, तो मुझे स्पेशल एफर्ट करना पड़ेगा पहले जाके मैं उनकी जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसको समझूँ। अगेन वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इफ़ यू कैन डू इट देन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज इट्स कंपैरेटिवली ईजी टू डू बिजनेस इन डोमेस्टिक एरियाज, मतलब इंडिया में बिजनेस, क्योंकि मुझे अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पता है। तो अगर मैं विद इन इंडिया बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज आई ऑलरेडी नो कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे वर्क करते हैं, यहाँ पे क्या प्रोसीजर्स हैं। लेकिन अगर मैं अमेरिका के साथ भी कर रही हूँ, जापान के साथ भी कर रही हूँ, साउथ कोरिया के साथ भी कर रही हूँ, जर्मनी के साथ भी कर रही हूँ, तो मुझे चारों के चारों का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। सेवन्थ इज़ बिजनेस रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हर कंट्री का अपना लॉ है, अपने रेगुलेशंस बनाए हैं, हर किसी की टैक्सेशन पॉलिसी डिफरेंट है। जो टैक्सेस हमारी कंट्री में हैं, जो परसेंटेज उस पर लगता है, वो हर कंट्री में सेम नहीं है। तो आपको पता है जब हम कोई प्रोडक्ट सर्विसेज बना के बेचते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। तो अगर मैं डोमेस्टिक बिजनेस कर रही हूँ फिर तो चलो ठीक है, क्योंकि एक ही इंडियन लॉ ही फॉलो होना है, इंडियन टैक्सेस लगेंगे। लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस कर रही हूँ तो आप सोचो कि मैं उस पर पहले तो कौन सा टैक्स लगाऊंगी, वो मुझे समझना पड़ेगा। अगेन उसको समझने के लिए मुझे आई हैव टू इन्वेस्ट टाइम, और ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस भी है। लास्ट इज़ करेंसी यूज्ड। अब मैंने आपको उस दिन पहले बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो करेंसी होती है, जिस कंट्री के साथ भी मैं डील करती हूँ, करेंसी बार बार क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, मतलब बार बार चेंज होती रहती है। तो कल को थोड़ा सा लॉस भी हो सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये रिस्क है, ठीक है, एक गैम्बल है कि अगर आज डॉलर का रेट 70 रुपीज़ है, कल 71 भी हो सकता है या कल 69 भी हो सकता है। तो फिर उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि पे उन्होंने तो डॉलर के हिसाब से आपको पैसे पे करने हैं। तो जिस दिन आपने डील करी उस दिन अगर 70 था, पर जिस दिन उन्होंने आपको पैसे पे करने थे अगर उस दिन 69 हो गया, तो यू विल गेट द मनी अकॉर्डिंग टू 69, 70 के अकॉर्डिंगली आपको नहीं मिलेगी। तो ये कुछ एक तरह से प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में है, एंड इसीलिए कहते हैं कि डोमेस्टिक बिजनेस कंपैरेटिवली ईजी है। सो इट्स अप टू यू दैट आप किसके लिए जाना चाहते हो। अब बेनिफिट्स क्या आते हैं, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो पहले हम बेनिफिट्स पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री को क्या बेनिफिट है। सबसे पहले देखो, मैंने उनको बताया था जब मैं किसी कंट्री के साथ डील करती हूँ तो वहाँ से मुझे क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज।
मेरे पास फॉरेन रिजर्व्स आते हैं, ठीक है, मतलब फॉरेन करेंसी आती है। तो जितनी मेरी कंट्री में फॉरेन करेंसी होगी उतनी ही मेरे लिए अच्छा है। उस पैसे से मैं दूसरे कंट्री से उनकी टेक्नोलॉजी या जो कैपिटल गुड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्ट्स, कुछ भी जो मुझे लगता है मेरी कंट्री में ज़रूरत है वो मैं ख़रीद सकती हूँ। क्योंकि मेरे पास इंडियन रुपी नहीं है, मेरे पास क्या है, मेरे पास फॉरेन करेंसी है। तो मैं फॉरेन की चीज़ को फॉरेन करेंसी से ही खरीद सकती हूँ, इंडियन करेंसी के साथ नहीं खरीद सकती। ओके। सेकेंड इज़ मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब किसी कंट्री में होगा कि मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, किसी कंट्री में लेबर ज़्यादा होगी, किसी कंट्री में टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, और कहीं पे वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे। तो हर कंट्री कहीं ना कहीं अपना बेस्ट देती है कि हम अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज़ करके कुछ प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है। अब जापान है, जापान ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है। और इंडिया अच्छा क्या प्रोड्यूस करता है, एग्रीकल्चर गुड्स। तो अब इंडिया कही जी नहीं मैंने तो इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स बनाने, आप बना ही नहीं सकते, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। और जापान अगर कहे कि नहीं जी मुझे एग्रीकल्चर गुड्स पे बनाने, वो नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो जिस चीज़ के रिसोर्सेज आपके पास सबसे ज़्यादा हैं, आप उसको यूज़ करके प्रोडक्ट बनाओ, फिर आप उसका एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके। थर्ड इज़ इम्प्रूविंग ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। अब अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो ऑब्वियस है कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, और इंडिया कौन सी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री। अब ये लोग क्या करते हैं, जो हमारी कंट्रीज हमारी कंपनीज़ हैं इंडिया में, वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर उससे क्या होता है कि वो अपने गुड्स जितने उन्होंने बनाए वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके बेचते हैं, ठीक है। यहाँ की कंपनीज अगर चाहें तो टेक्निकल नो हाउ, मतलब कि टेक्नोलॉजी भी वहाँ से इंपोर्ट करवा सकते हैं ताकि हम अपने रिसोर्सेज को यहाँ पे और अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें। तो अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं, इट मीन्स जीडीपी ज़्यादा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि ज़्यादा हम गुड्स बेच रहे हैं और ज़्यादा हम कमाएंगे इस तरह से, ठीक है। इससे कंट्री की क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अब अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो मतलब हमें ज़्यादा लोग भी चाहिए काम करने के लिए, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है, क्योंकि लेबर अगर लेबर की रिक्वायरमेंट है और हम लेबर को काम पे लगा रहे हैं, क्योंकि हमने इंटरनेशनल बिजनेस करना है, तो उनको क्या मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट ही मिल रही है। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से डिमांड बढ़ती है लेबर की, और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, ठीक है। और यहाँ तक अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, अभी तो हमने एक्सपोर्ट प्रोसीजर करना नहीं है क्योंकि सीबीएस ने डिलीट कर दिया है, लेकिन एक्सपोर्ट प्रोसीजर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब होती है एज अ फॉरवर्डिंग एजेंट, क्लियरिंग एजेंट, तो उनको भी जॉब मिल जाती है। अगर हम एक्सपोर्ट करना छोड़ दें तो ये लोग भी फ्री बैठ जाएंगे। तो अगर हम एक्सपोर्ट करें तो इन लोगों का भी, इनको भी काम मिलता है और ये भी अर्न करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब आपको पता है कि अगर हम सपोज करो इंडिया का किसी कंट्री के साथ कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है, तो हम कैसे कोई गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं। अब जितने फ़ोन यूज़ कर रहे हो वो कोई भी इंडिया का फ़ोन नहीं है, ठीक है। मोस्टली कपड़े भी जो हैं हम फॉरेन के पहनते हैं, जो ब्रांड्स हैं वो फॉरेन के ब्रांड्स हैं, इंडियन ब्रांड्स नहीं है। ऐसी कितनी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में जो इंडिया की बनाई हुई नहीं है, चाहे टीवी हो चाहे फ्रिज हो, वो मतलब फॉरेन गुड्स हैं। तो इससे हमारा क्या बढ़ा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। तो अगर कोई कंट्री कह दे कि नहीं जी मैंने तो कुछ खरीदना ही नहीं है, तो किसी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब फर्म कंपनीज़ को क्या इससे फ़ायदा होता है। ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। सपोज करो कि इंडिया में उस चीज़ का प्राइस कम है, तो हो सकता है कि फॉरेन मार्केट में प्राइस ज़्यादा हो, तो यहाँ छोड़ो और फॉरेन के साथ डील करो, फॉरेन कंपनीज़ के साथ, क्योंकि वहाँ पे प्राइस ज़्यादा है एंड यू कैन अर्न। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप उनके साथ डीलिंग करोगे तो जो पैसे आएंगे वो यहाँ पे आके डबल ही होते हैं अकॉर्डिंग टू द करेंसी। सो दिस इज़ वन बेनिफिट। सेकेंड है इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि हर कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है और वो चाहें तो इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ करेंगे, ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है कि जितने ज़्यादा आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे, अगर मैं 10 गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ तो उसकी कॉस्ट सपोज करो 100 है 10 गुड्स की, और अगर मैं 100 गुड्स प्रोड्यूस करने लग जाऊंगी तो उसकी जो कॉस्ट है पर यूनिट कॉस्ट वो काफ़ी कम हो जाती है। इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ। अब सपोज करो कि मेरी कंट्री में उसकी डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो बहुत कम हो रही है, ठीक है, मतलब एक टॉप पे गई है, पर कितनी देर तक टॉप पे रहेगी, है ना। एक टाइम आता है जब वो सैचुरेट होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। उस टाइम पे वो क्या करेंगे कि दूसरी कंट्रीज़ में जाओ और डीलिंग करो, हो सकता है वहाँ पे उस चीज़ की बहुत डिमांड हो। तो इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ इंडिया में भी आके वो अपने सामान को बेचती हैं, ठीक है। अब जैसे ये सैमसंग है, एलजी क्या है, एक तरह से ये अपना गुड्स यहाँ पे जितनी भी एमएनसीज हैं वो अपना गुड्स आके इंडिया में बेचते हैं क्योंकि यहाँ पे डिमांड है।
अपनी कंट्री में तो उन्होंने बेचे ही बेचे, वहाँ पे उनको प्रॉफिट्स भी हुए, वो एकदम टॉप पे भी रहे, पर वहाँ पे अब हो गया काम। नाउ व्हाट? सो नाउ व्हाट दे हैव डन कि वो दूसरे कंट्रीज में डिमांड सर्च करते हैं, अकॉर्डिंगली दे गो एंड अर्न। नेक्स्ट इज इंटेंस कॉम्बिनेशन। अगर आपकी खुद की कंट्री में है, डोमेस्टिक मार्केट में है, तो ठीक है, डोमेस्टिक को छोड़ो, बाहर जाओ आप। यहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा कि यू आर नॉट एबल टू सर्वाइव, तो ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप इंटरनेशनल बिजनेस करो, तो उससे आपकी ज़्यादा ग्रोथ होगी, आप ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। एंड लास्ट इज आपकी बिजनेस विजन। कुछ कंपनीज होती हैं जो कि खुद कहते हैं कि नहीं, हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना है, वहाँ काम करके हमें बहुत नॉलेज मिलती है, हमें टेक्नोलॉजी कैसे चलानी है, बेटर कैसे करनी है, एडवांस टेक्नोलॉजी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो उस चीज़ के बारे में हमें पता चलता है। तो कोई कंपनीज़ की ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि हमें ये काम करना है कि हम जानें कि भी वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल जो वैल्यू है वो और कैसे हम अपनी कंट्री में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हो गए फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ अब अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके तरीके क्या हैं? मैंने आपको पहले बताया था, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, अगर मैं अपनी कंट्री से गुड्स को बेच रही हूँ किसी और कंट्री में, तो वो एक्सपोर्ट है, और अगर मैं किसी कंट्री से गुड्स को खरीद रही हूँ तो वो इम्पोर्ट है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबसे पहले सपोज करो मैंने प्रोडक्शन कर ली, पर बहुत एक्सेस गुड्स अभी भी पड़े हैं, तो सरप्लस पड़ा है, एक्स्ट्रा गुड पड़ा है, मेरी कंट्री में जितनी डिमांड थी वो पूरी होगी, अभी भी मेरे पास स्टॉक है, तो ठीक है, अब मैं जाके फॉरेन कंट्री में इस चीज़ को सेल कर सकती हूँ। दूसरा क्या है कि जितने जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उसको और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अगर हम उसको उसकी प्रोडक्शन बढ़ा दें। ठीक है, थर्ड, मैं अगर एक्सपोर्ट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज, जो कि बहुत अच्छा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उससे हम दूसरी कंट्री की टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स को खरीद सकते हैं, जो कि मेरी कंट्री के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा तो मैं उनकी कंट्री के गुड्स कैसे खरीद सकती हूँ? ठीक है, कैपिटल गुड्स टेक्नोलॉजी अगर चाहिए तो आई नीड फॉरेन गुड्स, फॉरेन एक्सचेंज। अगर मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा तो मुझे इंडियन करेंसी को पहले कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, एंड देन आई हैव टू डू। लेकिन अगर मेरे पास ऑलरेडी है तो इतना कोई लेंथी प्रोसीजर नहीं होगा। फोर्थ ये है कि अगर मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो मतलब डिमांड बढ़ रही है और एक्सपोर्ट कर रही हूँ मैं, पैसा आ रहा है, तो इससे नेशनल इनकम बढ़ रही है कंट्री की, और जितनी ज़्यादा कंट्री में पैसा आएगा ओवरऑल, उससे लोगों का स्टैंडर्ड उतना ही बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी ही बढ़ती है। होम कंट्री मीन्स इंडिया। और अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हो, चाहे डायरेक्टली करो चाहे इनडायरेक्टली करो, पर जब डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाती है, आप भी प्रोडक्शन ज़ोरों शोरों से बढ़ाई होती है, तो लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप एम्प्लॉय करते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, तो उससे क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बन रही है। उसके बाद टैक्सेस लगते हैं, स्पेशली इंपोर्ट पे, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। तो इससे क्या होता है कि जितने भी टैक्सेस हैं, चाहे जितने मर्जी तरह के टैक्सेस हैं, वो सारा का सारा पैसा किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट अल्टीमेटली उसको किस पे यूज़ करती है? हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, तो वो भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। एंड लास्ट ये है कि जब तक हम एक्सपोर्ट करते रहेंगे, इससे हमारी जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन है वो अच्छे रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, कॉपरेशन होती है, तो कल को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब चाइना के साथ देख लो हमारा क्या सीन है, तभी हमने बहुत सारे ऐप्स बैन करते हैं क्योंकि उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर रिलेशंस अच्छे होते तो उनको भी कोई नुकसान ना होता और ऐसे बिजनेस आगे वो चल रहा होता। सो एक्सपोर्ट हेल्प अस टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद दी अदर कंट्रीज। Clear? So your topic is done and your chapter 10 is also completed. So if you have any problem, then you can just message me. I will tell you the solution. Okay? Thank you.